अच्छा, CMS कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम। अच्छा, लास्ट टाइम हमने एक डायग्राम बनाई थी और वो डायग्राम थी कुछ ऐसे। अ, ये डायग्राम थी शायद ये वाली। सही है। इसमें हमने क्या बनाया था कि अगर हमें अपनी एक कंप्लीट ऐप बनानी है तो उसका फ्लो तकरीबन ये रहता है कि हम क्लाइंट साइड ब्राउज़र में सिंपली यूज़ क्लाइंट लगा के उसका फॉर्म वगैरह से डाटा को इनपुट लेते हैं और फिर हम उसको अपने सर्वर के पास भेजते हैं। फिर उस सर्वर से हम सिंपली डेटाबेस में उस डाटा को सेव करते हैं और फिर जब हमें डाटा को शो करना होता है तो हमारे पास टू ऑप्शन है, या हम सर्वर साइड शो करें या हम उसको क्लाइंट साइड शो करें। तो दोनों में से हमारे पास ऑप्शन है कि हम कौन सी ऑप्शन यूटिलाइज करना चाहते हैं। अच्छा, दोनों के केसेस में क्या होता है कि हम अपनी सर्वर को बोलते हैं, एपीआई को, कि हमें डेटाबेस से डाटा लोड करके दो। वो डेटाबेस से डाटा सर्वर पे लोड करता है, फिर हम उसको क्लाइंट के ऊपर रेंडर करते हैं। ये प्रोसेस रहता है। तो अगर मैं इसको मज़ीद सिंपल चीज़ों में डिफ़ाइन करूँ, तो अगर आपने कोई डाटा अपना डेटाबेस में सेव करना है और रीड करना है, तो उसमें आपको क्लाइंट लिखना पड़ेगा, मतलब फॉर्म्स वगैरह डिज़ाइनिंग सारी चीज़ें करनी पड़ेंगी। और फिर आपको डेफिनेटली एक सर्वर लिखना पड़ेगा जो एपीआई वगैरह को मैनेज करेगा, और उसके एंड पे आपको एक और सिस्टम मैनेज करना है, दैट इज़ कॉल्ड डेटाबेस। तो जब भी आपने कोई डाटा सेव करना है तो वो उसका प्रोसेस ये रहेगा, हम क्लाइंट को सर्वर को एपीआई के थ्रू बोलेंगे कि ये वाला डाटा डेटाबेस में सेव कर दो, सर्वर डेटाबेस को बोलेगा कि सेव कर दो। फिर जब हमें चाहिए होगा तो हम दोबारा सर्वर को बोलेंगे और वो वहाँ से डाटा लेके सर्वर को देगा डेटाबेस में से, और वहाँ से हम उसको क्लाइंट पे लेके लाके रेंडर करेंगे। ये नॉर्मल प्रोसेस रहता है जब भी हमें कोई डायनामिक साइट बनानी होती है जिसका कंटेंट बार बार चेंज होता है, सही है, जिसमें नई नई चेंजेस आते हैं। अच्छा, अब हम ये चाहते हैं कि ये सारा फ्लो जो है ना, ये टाइम टेकिंग है, मतलब ये इतनी जल्दी नहीं होता है। आप समझो कि अगर हमें एक क्रड भी अप्लाई करना है तो हमें कुछ डेज ऑफ वर्किंग करनी पड़ेगी, फिर हम उसको स्टेबल अच्छा कंटेंट, अच्छा क्रड अप्लाई करके अच्छा सिस्टम बना सकते हैं। सही है। अब हम ये चाहते हैं कि ये जो प्रोसेस है ना, सर्वर वाला और डेटाबेस वाला, ये प्रोसेस अगर मुझे हुआ हुआ मिल जाए, अगर ये काम मुझे हुआ हुआ मिल जाए, तो इसको मैनेज करना देखो ना, मेरे पास 3 मॉड्यूल्स हैं। अगर मैं कहता हूं कि 2 मुझे हुए हुए मिल गए हैं, एक को करना ज्यादा इजी है या तीनों को करना ज्यादा इजी है? एक को करना, उसमें टाइम डेफिनेटली शॉर्ट लगेगा, सब चीजें शॉर्ट होंगी। अच्छा, अब हम ये चाह रहे हैं कि इन दोनों को मिला के हम एक प्री बिल्ट इन सिस्टम यूज करेंगे। प्री बिल्ट इन CMS बोलते हैं उसको। उसमें क्या होगा कि हम जब भी रिक्वेस्ट करेंगे तो हम सिंपली सीधा इससे बातचीत कर रहे होंगे। वो बैकग्राउंड में ये दोनों चीजों का सिस्टम जो है ना वो मैनेज कर लेगा। वो हमें उसकी हेक्टिक जॉब करने की जरूरत नहीं है उन दोनों को डील करने की, हम अपने CMS से करेंगे। अब डेफिनेटली अगर हमें ये प्री बिल्डिंग CMS जिसको हम कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम बोल रहे हैं, वो हमारी ये दो चीज़ों की जॉब को रिड्यूस कर रहा है, तो अब इसकी लिमिटेशन भी रहेंगी। लिमिटेशन ये रहेगी कि जो चीज़ें ये वाला सिस्टम हमें प्रोवाइड कर रहा है, हम सिर्फ उसी वे में, उसी तरीके से उसको इस्तेमाल कर सकते हैं। हम अपनी मर्जी से कस्टमाइजेशन नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि हम प्री बिल्ट इन किसी का सिस्टम इस्तेमाल करने वाले हैं। अगर हम इस वाले स्ट्रक्चर में जाते हैं तो डेफिनेटली हमारे पास कंट्रोल ज्यादा रहते हैं, हमारे पास पावर ज्यादा रहती हैं, हम अपनी मर्जी से कुछ भी कर सकते हैं। लेकिन अगर हम इसके अंदर जाते हैं तो हम अपनी मर्जी से कुछ भी नहीं कर सकते हैं। जस्ट हम क्या करते हैं कि जो वो सिस्टम प्रोवाइड कर रहा है, जो वो वे ऑफ वर्किंग प्रोवाइड कर रहा है, हम उसको इस्तेमाल करेंगे। अच्छा, आज से पहले, अब इसको, ये चीज क्या है, इसको अभी मैं आपको समझाऊंगा, लेकिन इससे पहले ना, अभी जो हमने
काम किया है ये वाला, जिसमें हम क्लाइंट अपना बनाएंगे। जब हम क्लाइंट अपना बनाने की बात कर रहे हैं तो मतलब हम डिजाइनिंग खुद से कर रहे होंगे स्क्रीन की, हम नेक्स्ट.जेएस के पेजेस खुद से बना रहे होंगे, हम एपीआई की कॉल भी खुद से कर रहे होंगे, जैसे अभी हम थर्ड पार्टी एपीआई की कॉल कर रहे हैं। अच्छा, अब आप लोग मुझसे ये पूछ सकते हो कि जो डमी जेसन हमें एपीआई दे रहा है उसमें भी तो हम ऐसा ही कुछ कर रहे हैं ना, कि सीधा उसी का सिस्टम यूज कर रहे हैं और उससे हम अपने क्लाइंट पे चीजें लाके डिस्प्ले कर रहे हैं। तो फिर ये वाला और जो एपीआई वाला स्ट्रक्चर हम यूज कर रहे हैं उसमें क्या फर्क है? अच्छा, इसमें ये जो सिस्टम है, ये एपीआई जो प्री बिल्ट इन एपीआई है ना, जिन्होंने ये दोनों चीजें खुद से मैनेज की हुई हैं, प्री बिल्ट एपीआई, उसमें भी हम यही करते हैं कि हम एपीआई से डाटा रिसीव करते हैं और डिस्प्ले करते हैं, जैसा कि अभी हमने डमी जेसन से किया है। सही है, जैसे लास्ट टाइम हमने फेक स्टोर का एपीआई कॉल की थी, तो ये भी प्रीटी मच सेम ही है जैसा हमने सीएमएस से अचीव करना है। लेकिन ये जो प्री बिल्ड एपीआई है ना, इसमें हमारे पास बैकएंड पे कुछ भी कंट्रोल नहीं होता। लाइक एपीआई जितना डाटा दे रही है बस उतना ही दे रही है। इसमें क्या होगा, हम बैकएंड खुद से मैनेज कर पाएंगे, लेकिन उसका मुझे मैन्युअली ऐसे कोड नहीं करना पड़ेगा। तो होगा क्या, मेरे पास एक डैशबोर्ड बना होगा, मतलब किसी ने पहले से सॉफ्टवेयर बनाया हुआ है, उसके ऊपर जाके मैं नया नया डाटा ऐड कर सकता हूं। मैं जैसे जैसे नया नया डाटा ऐड करूंगा उसके अंदर, तो जब मैं दोबारा एपीआई को कॉल करूंगा तो मुझे नया डाटा भी नजर आएगा। लाइक इसमें अगर 5 टू डूज थे तो 5 ही रहेंगे, वो कभी भी 6 नहीं हो सकते। उसको 6 कौन करेगा? एपीआई वाला उस डाटा को इंक्रीज करता है या उसकी लॉजिक्स को चेंज कर सकता है। इसमें हमारे पास ये कंट्रोल्स रहेगा कि हम अपनी मर्जी से एपीआई बनाएंगे नहीं, हम जस्ट डैशबोर्ड से अपने डाटा को ऐड कर रहे हैं या डिलीट कर रहे हैं, अपडेट कर रहे हैं, उसका इफेक्ट ऑटोमेटिकली हमें क्लाइंट पे नजर आ रहा होगा, एपीआई में उसका चेंज नजर आ रहा होगा। तो आइडिया ये है कि हमें बना बनाया एक डैशबोर्ड मिल जाएगा जहां पे हम अपनी डाटा की एंट्रीज डालेंगे या डाटा को डिलीट करेंगे या अपडेट करेंगे। तो तब जब हमारा क्लाइंट रिफ्रेश करेगा, उस डाटा को दोबारा रीड करने की कोशिश करेगा, तो उसको अपडेटेड कंटेंट मिलेगा। लेकिन इसमें ऐसा नहीं है, इसमें तो हम बैकएंड से जाके डेटाबेस में छेड़खानी नहीं कर सकते ना, हम अपनी मर्जी से कर सकते हैं। जो भी चीजें वो एपीआई प्रोवाइड कर रहा है उसके हिसाब से हम कर सकते हैं। तो ये एक्चुअली यही चीज है जो प्री बिल्ड एपीआई हम यूज कर रहे हैं, लेकिन उसमें हमने एपीआई नहीं बनाई, हमने नहीं बनाई या हम बना भी लें, बात तो सेम ही है, टाइम तो सेम ही लग रहा है। लेकिन इसमें क्या हो रहा है कि सॉफ्टवेयर ऑलरेडी बना हुआ है, उसने हमें डैशबोर्ड दे देना है, उस डैशबोर्ड में जाके मैं चेंजेस करके यहाँ पे डाटा शो कर रहा हूँ। सही है, इस सारे सिस्टम को हम बोलते हैं कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम। एक ऐसा सॉफ्टवेयर है जो पहले से बना हुआ है, जिसमें हम मजीद डाटा ऐड कर सकते हैं अपनी मर्जी का। मतलब हम सर्विसेज सेव करना चाहते हैं, हम स्टूडेंट सेव करना चाहते हैं, हम बुक्स सेव करना चाहते हैं, किसी किस्म का भी डाटा सेव करना है, उस डैशबोर्ड में जाके मैं डाटा सेव कर दूंगा। और ये डैशबोर्ड पहले से बना हुआ है, और वही डाटा मेरा यहाँ पे क्लाइंट पे भी आके शो हो जाएगा। अच्छा, पहले जो सबसे फेमस दुनिया में सीएमएस है ना, दैट इज कॉल्ड वर्डप्रेस सीएमएस। अगर आप लोगों ने देखा हो, वर्डप्रेस भी क्या है, उसमें सारे का सारा जो है वो डैशबोर्ड दिया हुआ है, उससे हम जितना मर्जी डाटा ऐड डिलीट अपडेट कर सकते हैं। हमें ये सर्वर लिखना, डाटाबेस मैनेज करना, ये हेक्टिक जॉब से हम बच जाते हैं और हम क्विकली डाटा ऐड कर पाते हैं वर्डप्रेस में उसके डैशबोर्ड से। लेकिन वर्डप्रेस में क्या होता है कि ये जो क्लाइंट का कोड हम कर रहे हैं, यानी कि जो नेक्स्ट में कोड कर रहे हैं, इसकी भी ऑप्शन नहीं होती है। वो कहते हैं कि वर्डप्रेस आपने डैशबोर्ड से डाटा ऐड कर लिया, अब जो उसकी फ्रंट एंड की यूआई है, वो फ्रंट एंड की यूआई भी वर्डप्रेस की दुनिया में वो खुद से ही बना के देता है। मतलब हम डैशबोर्ड से फ्रंट एंड की यूआई भी खुद से डिजाइन कर पाते हैं। सही है, और वो खुद से आपस में इंटरलिंक्ड भी रहता है ऐसे। तो ये यूआई भी हम एक्चुअली डैशबोर्ड से ही डिजाइन करते हैं। तो डैशबोर्ड से ही डाटा ऐड करते हैं और डैशबोर्ड से ही यूआई भी डिजाइन करते हैं। तो ऐसा सिस्टम जो है ना, वो ये मोनोलिथिक सिस्टम है, मतलब ये आपस में सब कुछ लिंक्ड है, एक ही जगह पे है। इससे क्या होता है कि हमारी जो वेबसाइट की परफॉर्मेंस है वो बहुत लूज हो जाती है।
हम ऐसा CMS यूज कर रहे हैं जैसे वर्डप्रेस का या ड्रुपल यूज कर रहे हैं या वर्डप्रेस यूज कर रहे हैं, ऐसे CMS क्या करते हैं, डैशबोर्ड पे बैकएंड का ये सारा सिस्टम ही मैनेज कर रहे हैं और फ्रंट एंड वाला मॉड्यूल भी मैनेज कर रहे हैं। तो जब ये सब कुछ मैनेज करते हैं तो बहुत स्पीड स्लो हो जाती है। आप लोगों ने अक्सर वर्डप्रेस की वेबसाइट देखी होंगी, तो वो लुक एंड फील नहीं आती है, वो परफॉर्मेंस नहीं गेन होती है। मतलब यूजर को एक पेज से दूसरे पेज तक जाने में टाइम लगता है। और हमने जब रिएक्ट का कंसेप्ट सीखना शुरू किया था, मैंने आपको बताया था, रिएक्ट ने एक्चुअली इसी कंसेप्ट को तो ऑप्टिमाइज किया है कि आपका जो डाटा है वो बहुत स्पीड से परफॉर्मेंस उसकी बड़ी बेस्ट होगी, वो बड़ी क्विकली रेंडर होगा स्क्रीन पे। आपका यूजर फील करेगा कि वो सॉफ्टवेयर यूज कर रहा है या ऐप यूज कर रहा है। फिर रिएक्ट जेएस से नेक्स्ट जेएस का कंसेप्ट आया जो रिएक्ट जैसी परफॉर्मेंस को गेन कर रहा है, क्योंकि उसके बैकग्राउंड में तो रिएक्ट ही यूज हो रही है। ऐसे ही है ना। तो अगर हम वर्डप्रेस से इनको कंपेयर करें तो वो तो बहुत ही डिफरेंस है इन टर्म ऑफ परफॉर्मेंस। और उनकी परफॉर्मेंस लूज क्यों है? क्योंकि वो मोनोलिथिक सिस्टम पे काम कर रहे हैं। उनका फ्रंट एंड, बैक एंड, डेटाबेस सब डैशबोर्ड से मैनेज हो रहा है और बैकग्राउंड में वो सारा कोड करते हैं, यानी कि हमारे पास कोड की एक्सेस नहीं है उसके ऊपर। वो जब सारा बैकग्राउंड में कोड करते हैं तो इसलिए उनकी परफॉर्मेंस लूज हो जाती है। अब हम ये चाह रहे हैं कि हम वर्डप्रेस की तरह का पूरा ट्रेडिशनल CMS तो यूज नहीं करना चाह रहे हैं कि पूरा बिल्ट इन CMS हो, हर चीज उसके अंदर हो। हम ये चाह रहे हैं कि जो ये वाला पार्ट है ना, इसका एक CMS बनाओ जो सर्वर को मैनेज करे, डेटाबेसिस को। हम जिस तरह का भी मर्जी उसमें डेटाबेस में डाटा सेव वगैरह कर लें, लेकिन हमारा जो फ्रंट एंड है वो उस CMS से लिंक्ड ना हो। हम अपनी मर्जी से API कॉल करके डाटा को ले लें, जो सा डाटा चाहिए और जो सा डाटा अपडेट करना है वो अपडेट कर लें। ऐसे CMS को हम बोलते हैं हेडलेस CMS। हेडलेस CMS क्या होता है कि वो UI मैनेज नहीं करते। हेडलेस CMS सिर्फ ये 2 मॉड्यूल मैनेज करते हैं, तीनों मॉड्यूल मैनेज नहीं करते हैं। जो ट्रेडिशनल CMS है वो तीनों के तीनों मॉड्यूल यानी कि UI, क्लाइंट, सर्वर और डेटाबेस तीनों को मैनेज करते हैं। उनको हम बोलते हैं ट्रेडिशनल CMS। उसमें वर्डप्रेस सबसे फर्स्ट नंबर पे है, फिर ड्रॉपल है, फिर और बहुत सारे इस तरह के CMS हैं। लेकिन जो हम CMS इस्तेमाल करने वाले हैं दैट इज कॉल्ड हेडलेस CMS। हेडलेस मतलब वो UI पे डिपेंडेंट नहीं है। मतलब वो डैशबोर्ड जो है वहां से हम डाटा को तो मैनेज कर सकते हैं, लेकिन वहां हम UI नहीं बना सकते। बात समझ आ रही है आपको? तो वो UI के डिपेंडेंट नहीं है। तो हम हमेशा हेडलेस CMS को यूज करने को प्रेफर करेंगे। ऐसे CMS जो सिर्फ ये 2 मॉड्यूल को कवर कर रहे हो। फर्स्ट मॉड्यूल का कंट्रोल हमारे हाथ में हो, वो कंट्रोल हमारे हाथ में हो कि हम UI जिस तरह की मर्जी डिजाइन कर लें, वो कंट्रोल हमारे हाथ में हो। हम जो मर्जी APIs कॉल कर लें, वो कंट्रोल जो भी हमने Next.js अभी तक पढ़ा है वो सारा हमारे पास है। अब उसको इस्तेमाल करते हुए हम ये चाह रहे हैं कि ये सारा बैकएंड हमें करना ना पड़े और ये हुआ मिल जाए, बस मेरे पास UI हो जहां से मैं चीजों को मैनेज कर लूं। समझ आ रही है बात? मैं क्या समझाना चाह रहा हूं? तो आइडियल केस ये है कि मैं ये वाली APIs वगैरह बनाने की मुझे जरूरत ना पड़े। अच्छा, जो हम अभी बनी बनाई यूज कर रहे हैं वो भी किसी ने बनाई है, मतलब उसको भी बनाने में टाइम लगा है। तो हम ये चाह रहे हैं कि API सिरे से ना बनाए, या कोई भी ना बनाए या मैं भी ना बनाऊं। हम एक प्री बिल्ट इन सिस्टम यूज कर लें जो सर्वर और डेटाबेसिस को मैनेज करता है और हमें वो UI दे दे जहां से हम डाटा ऐड, डिलीट, अपडेट कर सकते हैं एज एन ब्लाइंड यूजर। लेकिन ये जो फ्रंट एंड है, UI डिजाइन करना, टेलवेंट लगा के खूबसूरत पेजेस बनाना, वो हम करें और फिर डेफिनेटली ये 2 लाइनें भी करें, इंटीग्रेशन उस सिस्टम की अपने सिस्टम के साथ इंटीग्रेशन भी करें। तो इससे क्या होगा, परफॉर्मेंस भी मेंटेन रहेगी, हम अपनी मर्जी से कस्टमाइज एनी टाइप ऑफ UI भी बना पाएंगे और हमारी परफॉर्मेंस भी आउट ऑफ द बॉक्स होगी। क्यों आउट ऑफ द बॉक्स होगी? क्योंकि हम रिएक्ट Next.js यूज कर रहे हैं और बैकएंड हमें करना नहीं पड़ेगा, वो काम हमारा फास्ट हो जाएगा। क्यों? क्योंकि हम CMS यूज कर रहे हैं। अच्छा, अब ये जो CMS है ये कोई भी हो सकता है। मतलब अगर मैं इसको दोबारा ड्रा करूं तो अब हमारी एक्चुअल पिक्चर क्या बन गई, हम यहाँ पे Next.js यानी कि React.js क्लाइंट साइड पे यूज कर रहे होंगे।
क्लाइंट, ठीक है, ये हम Next.js यूज कर रहे हैं। अब हम जो CMS यूज करेंगे वो हमारा ये CMS है, ठीक है। अब हमें कोई भी मतलब क्लाइंट Next.js में हम UI बना पाएंगे और जिस तरह की हमें पेजेस चाहिए सब बना लेंगे। अब जब भी मुझे डाटा चाहिए मैं इसको कॉल करूंगा, वो मुझे डाटा दे देगा सिंपली। अब इसको डाटा हम कहां से देंगे, ये जो मेरा CMS है इसको डाटा हम कहां से देंगे, इसका एक अपना डैशबोर्ड होगा, CMS का डैशबोर्ड, वहां से मैं मैन्युअली जाके डाटा को ऐड डिलीट अपडेट कर रहा हूं। अच्छा, इस सारे कंसेप्ट को हम क्या बोल रहे हैं, हेडलेस CMS। क्यों बोला, क्योंकि इसकी UI उसके साथ बाइंड नहीं है। लेकिन अगर ट्रेडिशनल CMS देखें तो उसमें क्या होता है कि बस एक ही चीज होती है, ये जो ट्रेडिशनल CMS है, तो इसमें क्या है कि ट्रेडिशनल CMS उसमें क्या है कि सारा कुछ बाइंड है, मतलब हम UI भी वहीं पे बना पा रहे हैं, हम डाटा भी वहीं से आ रहा है हमारे पास, डाटा की मैनेजमेंट यानी कि सर्वर वगैरह API ये सब उधर ही है ट्रेडिशनल CMS में। लेकिन यहाँ पे अगर देखें तो हम UI सेपरेटली बना रहे हैं, डिजाइनिंग अपनी मर्जी के कर रहे हैं और चीजें यहाँ पे देख रहे हैं। तो अब इसमें जो सबसे फेमस CMS है दैट इज कॉल्ड वर्डप्रेस, और उसके बाद हमारे पास ड्रपल है, शायद ड्रपल ऐसे करके है। उसके बाद हमारे पास ड्रपल है, वर्डप्रेस है, शॉपिफाई, ये सारे ट्रेडिशनल CMS हैं। अच्छा, अब एक और जो हम यूज करेंगे CMS दैट इज कॉल्ड हेडलेस CMS। हेडलेस CMS की डेफिनेशन समझ में आ रही है ना। अच्छा, उसमें हमारे पास कौन से हैं, हमारे पास उसमें कंटेंटफुल है, सैनिटी है, स्ट्रैपी है और नेटलीफाई है। ये सारे हेडलेस CMS हैं, सही है। अच्छा, एक मजे की चीज ये है कि हम अपने क्लाइंट को ट्रेडिशनल CMS से भी लिंक कर सकते हैं और उसको एज एन हेडलेस यूज कर सकते हैं, ऐसे कि मतलब मैं उसकी UI उसने जो भी बनाई थी वो बनाई रखी, मैं उसकी बस मैनेज कर लूं डेटाबेसेस, और मतलब उसका जो ये वाला पार्ट था, ये दो पार्ट थे, उसमें बस मैं ये वाला डील करूं। स्टिल वो UI तो कोई दे देगा, क्योंकि जब हम वर्डप्रेस में जाते हैं तो हमें थीम भी चूज करना होता है, फिर हम उसकी बाकी की डाटा वगैरह को चीजों को मैनेज कर पाते हैं, जो पोस्ट करनी है, जो ब्लॉग्स लिखने हैं, जो चीजें हैं इस तरह की, उसको हम बाद में मैनेज कर पाते हैं। पहले हमें कोई थीम सेलेक्ट करना पड़ता है वर्डप्रेस में काम। लेकिन हम वो UI लेसपोज जहां पे भी डिजाइन हम उसको अपने यूजर्स को दें ही ना, हम उसको एज एन बैकएंड जस्ट यूज कर लें और फ्रंट एंड पे अपनी UI बना लें। तो आपको मैं ये बात समझाना चाह रहा हूं कि हमारा जो Next.js है वो ट्रेडिशनल CMS के साथ भी कनेक्ट हो सकता है। बस ट्रेडिशनल CMS में क्या होगा कि अगर हम वो यूज करते हैं वो हमें UI भी दे रहे होंगे, लेकिन वो UI हम यूज नहीं कर रहे होंगे। लेकिन जो हेडलेस CMS है वो UI देते ही नहीं है, तो जब वो UI दे ही नहीं रहे तो फिर हमने क्या यूज करनी है। लेकिन ट्रेडिशनल में वो UI देंगे लेकिन स्टिल हम नहीं यूज करेंगे। तो आइडिया ये है कि हम शॉपिफाई, वर्डप्रेस या ड्रुपल को भी यूज कर सकते हैं अपनी Next.js के ऐप के साथ, नेक्स्ट रिएक्ट या गेट्सबी के साथ, कि हम फ्रंट एंड अपना बनाएं और उसको लिंक कर लें शॉपिफाई के साथ, वर्डप्रेस के साथ एज एन ट्रेडिशनल CMS। सही है। तो अगर लेट्स सपोज किसी पर्सन का शॉपिफाई पे स्टोर है, सही है, वो स्टोर की सारी लॉजिक्स बनी हुई हैं, ऑर्डर आना, डिलीट होना, अपडेट होना, सब कुछ बना हुआ है उसका पहले से। अब या तो हम अपने हेडलेस CMS पे उसको शिफ्ट करें, दूसरा ऑप्शन ये, लेकिन उसको उसके स्टोर को मसला ये है कि उसका स्टोर बड़ा स्लो फील हो रहा है, अच्छा नहीं लग रहा उसको, मतलब स्लो हो रहा है। वो कहते हैं इसको फास्ट करो। तो हम क्या कहेंगे, रेदर देन तुम्हारा हम सारा बैकएंड भी मैनेज करें, सारी चीजें, हम कहेंगे कि तुम्हारा जो सिस्टम चल रहा है ना शॉपिफाई पे वो चलता रहे, हम तुम्हें फ्रंट एंड Next.js में बना देते हैं और उन दोनों को आपस में इंटीग्रेट कर देते हैं। जो भी तुम्हारा ट्रेडिशनल CMS था उसको मैं कनेक्शन बना देता हूं अपनी Next.js की ऐप से, डाटा वगैरह मैं शॉपिफाई से ले लूंगा, और अगर कोई डाटा अपडेट करना होगा वो भी मैं शॉपिफाई में अपडेट कर दूंगा। तो अब बैकएंड पे सारा CMS मैनेज कर रहा है शॉपिफाई, और फ्रंट एंड पे हमारी Next.js ऐप है जो कि परफॉर्मेंस को डील कर रही है।
बात समझ आ गई? तो हमारे पास दोनों केसेस हैं कि हम हेडलेस सीएमएस में कैसे यूज करेंगे और ट्रेडिशनल सीएमएस भी मोस्ट ऑफ द केसेस में हमें यूज करने पड़ सकते हैं जब अगर हमें कोई ऐसी नीड आती है। तो मतलब कोई भी सीएमएस नेक्स्ट.जेएस के साथ इंटीग्रेट हो सकता है, उसमें कोई चैलेंज नहीं है हमारे पास। दुनिया में कोई भी सीएमएस है वो हम मैनेज कर सकते हैं। लेकिन टेक्निकली अब ये चीज देखने वाली है कि हम सीएमएस में क्या काम करेंगे और इस वाले फ्लो में क्या काम कर रहे होंगे। अगर तो सब कुछ सीएमएस कर रहा है और सीएमएस जल्दी भी कर रहा है क्योंकि हम तो एपीआई नहीं लिख रहे हैं, कोई बैकएंड का, कोई डेटाबेस की मैनेजमेंट, कोई कुछ भी नहीं कर रहे हैं, जस्ट डैशबोर्ड पे जाके डाटा वगैरह ऐड करते जा रहे हैं और उसको क्लाइंट पे शो कर रहे हैं, ये तो फास्टेस्ट वे है। तो फिर हम अपना बैकएंड स्ट्रक्चर कब यूज करेंगे और सीएमएस कब यूज करेंगे, या हम ओनली सीएमएस यूज करेंगे? अच्छा, इसमें यह है कि जो हमारा बेसिक कंटेंट होगा ना वेबसाइट का, वो तो हम मैनेज करेंगे थ्रू सीएमएस। ऐसा कंटेंट जिसमें ज्यादा इंटरेक्टिविटी नहीं है, आप ऐसे कह लो, क्योंकि देखो अल्टीमेट सीएमएस क्या करता है कि उसका प्री बिल्ट इन सिस्टम होगा जिसको हम यूज कर रहे होंगे और वो हमें डैशबोर्ड दे रहा होगा जहां से हम डाटा ऐड डिलीट अपडेट कर रहे हैं यूआई से जाके। लेकिन अगर टेक्निकली आप देखो तो कुछ ऐसी फंक्शनैलिटीज होंगी जो मुझे सीएमएस प्रोवाइड नहीं करेगा। लेट्स सपोज मेरे पास एक ऑर्डर है, उस ऑर्डर की मुझे इनवॉइस क्रिएट करनी है, पीडीएफ बनानी है। अब ये फीचर सीएमएस नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि सीएमएस का एक बिल्ट इन स्ट्रक्चर है, उसका काम है डाटा ऐड डिलीट अपडेट करना, करंट परफॉर्म करना। उसका ये काम नहीं है कि वो हम उसको बोलेंगे तुम पीडीएफ बना दो। क्यों? क्योंकि उन्होंने बैकएंड को ऑटोमेट किया है, लेकिन बैकएंड को ऑटोमेट वो इस लेवल पे नहीं कर सकते कि दुनिया की सारी प्रॉब्लम फिक्स कर दें। अगर ऐसे करेंगे तो सॉफ्टवेयर क्यों बनेंगे? सब कुछ तो उन्होंने कर लिया है। ऐसे नहीं है, उन्होंने एक प्रॉब्लम को फिक्स किया है, एक बैकएंड की प्रॉब्लम को ऑटोमेट किया है, दैट इज कॉल्ड स्टैटिक कंटेंट कैन बी डायनामिक। मैं आपको समझाता हूं कैसे। अच्छा, जैसे ये मेरी ये वेबसाइट है, उस पे यहां पे सर्विसेज शो हो रही हैं। अच्छा, ये नॉर्मली सर्विसेज जो हैं वो स्टैटिक हैं, मतलब कभी चेंज नहीं होती हैं, इधर ही पड़ी है ना जहां मुझे नजर आ रही हैं। अब हमें साल में हो सकता है या 2 साल में एक दफा चेंज करना पड़े। अगर ये मैं HTML में कोड कर दूं नेक्स्ट.जेएस में, तो क्या होगा कि जब मुझे 6 महीने में, 1 साल में, 2 साल में कोई नई सर्विस ऐड करनी है तो मुझे डेवलपर को कहना पड़ेगा कि नहीं HTML ऐड करो वहां पे। ऐसे ही होगा। इन केस अगर मैं इसी चीज को CMS में कर लूं तो मेरा एडमिन या मैं जाके डैशबोर्ड से एक नई सर्विसेज की एंट्री डालूंगा तो वो ऑटोमेटिकली मेरी वेबसाइट पे आगे डिस्प्ले हो जाएगी। क्यों? क्योंकि मेरी वेबसाइट उस CMS से कनेक्टेड है। तो ऐसा कंटेंट जो स्टैटिक होता है लेकिन फ्यूचर में हमें चेंज करने का ऑप्शन चाहिए, ऐसे कंटेंट को हम CMS से डील करेंगे। सही है? जैसे ये सर्विसेज हैं, जैसे अगर ये टेक्स्ट लिखा हुआ है, ये वाले आइकन्स लगे हैं, अगर हम एक्सपेंड करना चाह रहे हैं, हमारे पास ऑप्शन है। जैसे ये प्रोजेक्ट्स हैं, इनको हमें इंक्रीज डिक्रीज करना है। जैसे ये वाले नए रिव्यूज हमें ऐड करने हैं, अगर कोई पॉइंट्स इधर से मैनेज करना है, ये कॉन्टेक्ट की इंफॉर्मेशन चेंज हो रही है, ईमेल वगैरह चेंज करनी है, तो ये डेवलपर से भी करवा सकते हैं। और दूसरी ऑप्शन ये है कि अगर हमारा CMS इंटीग्रेटेड है तो वहां से हम ज्यादा अच्छे तरीके से फास्टली मैनेज कर सकते हैं इस चीज को। आइडिया हो रहा है? तो ऐसा डाटा जो स्टैटिक है लेकिन कभी भी मुझे फ्यूचर में चेंज करने की जरूरत पड़ सकती है, वी विल गोइंग टू यूज CMS। लेकिन जहां पे बहुत ज्यादा डायनामिक चेंजेस करनी है, लाइक PDFs बनानी है, कोई आप कह लो कि जैसे अगर बैंकिंग ऐप बना रहे हैं, पेमेंट ट्रांसफर करनी है एक अकाउंट से दूसरे अकाउंट में, ये चीजें हम CMS से मैनेज नहीं कर सकते। क्यों? CMS इज मोर अबाउट कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम। मतलब वो क्या कहता है कि ये जो कंटेंट वेबसाइट पे आ रहा है ना, मैं इसको डील कर सकता हूं, क्योंकि उसका नाम ही CMS है, कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम। उसका नाम ये नहीं है कि वो जो हमारी डायनामिक एप्स होती है उसको सेटअप कर सके। लाइक किस तरह की डायनामिक ऐप, जैसे फेसबुक है, उस पर रोज नई नई पोस्टें क्रिएट हो रही हैं। जैसे व्हाट्सएप है जिसमें रोज मैसेजेस यूजर क्रिएट कर रहे हैं, एक दूसरे को मैसेज सेंड कर रहे हैं। अब वो कोई कंटेंट नहीं है, वो इंटरेक्टिविटी है, वो फंक्शनैलिटी है हमारी ऐप की। तो वो चीजें हम CMS से मैनेज नहीं कर सकते हैं।
CMS हमें कहाँ भी हेल्प करेगा, जहां पे कंटेंट होगा, जहां पे डाटा स्टैटिक होगा, लेकिन हम उसको डायनामिक कर सकते हैं। हम मतलब बहुत सारी जगहों में हम CMS इस्तेमाल कर सकते हैं, बट हर जगह पे नहीं कर सकते। जहां पे कम्प्लेक्स फीचर्स आएंगे, जहां पे हमें कम्प्लेक्स PDFs बनानी है, जहां पे हमें इनवाइसेस क्रिएट करनी है, जहां पे हमें एक्सटेंसिव लेवल की जस्ट लाइक आप कह लो कि इन ड्राइव जैसी ऐप्स बनानी है, जहां पे लोग एक दूसरे से बातचीत कर सकें या ऑर्डर्स डिलीवर कर सकें, इस तरह की जहां पे ज्यादा इंटरेक्टिविटी रहती है, वहां पे CMS नहीं इस्तेमाल हो सकते। CMS का काम है डाटा को स्टोर करना। अब वो डाटा को हमें अगर बहुत फ्रिक्वेंटली चेंज करना है तो हम CMS में भी कर सकते हैं, ऐसा नहीं है कि वो नहीं कर सकते, लेकिन स्टिल वी विल गो विद आवर कस्टम सॉल्यूशन। जब हमारी ऐप इतने एक्सटेंसिव लेवल की है, अगर हमारी ऐप जस्ट एक वेबसाइट है, किसी ने अपना पोर्टफोलियो, किसी ने अपनी एक वेबसाइट बनानी है जिसमें अपना पोर्टफोलियो डिस्प्ले करना है, अपनी सर्विसेज के बारे में बताना है, तो वहां भी हम CMS यूज करेंगे। लेकिन ऐसी ऐप जो बहुत डायनामिक है, जैसे कोई मे बी कोई ट्रैवल ऐप है, या कोई फेसबुक तरह का सोशल मीडिया है, कोई लिंक्डइन तरह की ऐप है, कोई व्हाट्सएप तरह की ऐप है, कोई स्काइप तरह की ऐप है, कोई कॉलिंग ऐप है, कोई वीडियो कॉल ऐप है, ऐसी ऐप्स में हम CMS का इस्तेमाल नहीं कर सकते। क्यों? CMS हमें कंट्रोल देता है, लेकिन अनलिमिटेड कंट्रोल नहीं देता है। क्यों? क्योंकि उसने ये बैकएंड और डेटाबेसेस वगैरह को खुद से मैनेज किया हुआ है, तो वो हमें इतने कंट्रोल नहीं देता है कि हम उसको एक्सटेंसिव लेवल पे चेंज कर सकें। तो हमें वो लिमिटेड कंट्रोल देता है, उस लिमिटेड कंट्रोल में हम पूरी डायनामिक एप्लीकेशन नहीं बना सकते। सही है? तो अल्टीमेट हम इस गोल पे पहुंचे हैं कि हमारी एप्लीकेशन एक्चुअली इन सब पार्ट का हिस्सा होती है, जिसमें कुछ हिस्सा CMS से मैनेज हो रहा होता है, प्री बिल्ट इन CMS से, जहां पे स्टैटिक कंटेंट होता है लेकिन स्टिल डायनामिक करना होता है हमें। कुछ हिस्से में हम अपनी APIs अपने सर्वर लिखते हैं, और कुछ हिस्से में हम थर्ड पार्टी API इस्तेमाल कर रहे होते हैं, जिसके अंदर स्ट्राइप जैसे, लेट्स सपोज हमने एक ऐप बनानी है जिसमें हमें पेमेंट भी इंटीग्रेट करनी है। अब पेमेंट क्या है कि वो हमने यूजर जो भी अपना कार्ड वगैरह लगा के पेमेंट हमारे पास ट्रांसफर कर सके हमारे अकाउंट के अंदर। अगर हमें ऐसा स्ट्रक्चर बनाना है पेमेंट का, अब वो हम खुद से नहीं बनाएंगे, कस्टम भी बना सकते हैं, लेकिन उस पूरे सिस्टम को बनाने के लिए, बैंकिंग अकाउंट से कनेक्ट करने के लिए, ये एक बड़ी हेक्टिक जॉब है, एक बड़ा प्रोजेक्ट है, उसको हम खुद से थोड़ी बनाएंगे। तो जो पहले से ऐसे प्रोजेक्ट बने हुए हैं हम उनको यूज करेंगे, लाइक स्ट्राइप को यूज करेंगे। अब वो स्ट्राइप एक प्री बिल्ड API है जो पहले से पेमेंट ट्रांसफर का काम कर रही है, उसको हम यूटिलाइज करेंगे, और कुछ डेफिनेटली हम अपनी APIs बना रहे होंगे जो उस चीज को डील करेगी, उस चीज पे एग्जीक्यूशन परफॉर्म करेगी, और फिर हम डेफिनेटली CMS इस्तेमाल कर रहे होंगे जो हमारे स्टैटिक कंटेंट को डिस्प्ले कर रहा होगा। सही है? बात समझ आइए? तो एक्चुअली हमारी जो रियलिस्टिक सॉफ्टवेयर बनता है उसमें ये सारे पोर्शन ही यूज होते हैं। उसमें CMS भी यूज होगा, उसमें हम अपनी कस्टम APIs भी बना रहे होंगे कुछ कामों के लिए, और उसमें हम अपना प्री बिल्ड API भी यूज कर रहे होंगे। ऑल गुड? तो ये सारी चीजें हम एग्जीक्यूट अगर करेंगे तो फिर हमारा एक सॉफ्टवेयर कंप्लीट होगा। तो हमने प्री बिल्ड API लगाने का तरीका समझ लिया ना कि कैसे लगाना है, सर्वर साइड भी और क्लाइंट साइड भी। अब हम ये CMS कैसे लगाना है इसको समझ लेंगे। जब वो भी हमें समझ आ जाएगा, फिर हम ये थर्ड हिस्से पे आएंगे जिसमें हमें अपने सर्वर्स वगैरह बनाने, अपनी डेटाबेसेस को मैनेज करना है। सही है? तो एक अगर लेट्स सपोज हमें ई-कॉमर्स एप्लीकेशन बनानी है, उसकी अगर मैं आपको डायग्राम बना के दूं कि हम कैसा उसको आर्किटेक्चरल सोचेंगे, हम ई-कॉमर्स एप्लीकेशन बनाने के लिए हमारे पास क्या क्या ऑप्शंस हैं, हम कैसे कैसे चीजें इस्तेमाल कर रहे होंगे। अच्छा, उसका सबसे पहले हम जो टूल्स पढ़ रहे हैं चीजें, हम Next.js में सबसे पहला काम करेंगे, हम उसका क्लाइंट बनाएंगे Next.js के अंदर। फिर हम जो CMS के जो उसका मेन पेज होगा जिसमें हमने मे बी ट्रेंडिंग प्रोडक्ट्स दिखानी है, या मे बी अपने बारे में अबाउट लिखना है उस स्टोर के बारे में, या कोई कॉन्टेक्ट अस का फॉर्म बनाना है, इस तरह की चीजें वो हम मैनेज कर लेंगे थ्रू CMS। CMS के अंदर हम क्या क्या मैनेज कर रहे होंगे,
हम मे बी अपना अबाउट अस मैनेज कर लेंगे उधर से, ताकि चेंजेस अगर करनी है बाद में। हम अपना ब्लॉग्स, अक्सर आपने देखा होगा कि जो वेबसाइट को रैंक करने के लिए हमें उस पर आर्टिकल लिखने होते हैं, क्योंकि वो वेबसाइट रैंक होती है जिसके ऊपर ज्यादा कंटेंट होता है। तो अगर हमें कंटेंट को इंक्रीज करना है तो उसके लिए हमें डेफिनेटली ब्लॉग्स वगैरह को राइट अप करना है। वो काम भी हम सीएमएस से कर लेंगे। कॉन्टेक्ट अस की द फॉर्म वगैरह जो बनाना है वो भी सीएमएस से डील कर लेंगे। सीधा सीधा काम है ना, डायनेमिक सीधा सीधा काम। उसके अलावा हम और सीएमएस में क्या चीजें मैनेज कर सकते हैं? मे बी अगर हमने कोई हाँ जी, मतलब ई कॉमर्स ऐप में कोई सर्विसेज तो नहीं होती हैं अक्सर। प्रोडक्ट्स भी मैनेज कर लेंगे वहां से, प्रोडक्ट्स भी मैनेज कर लेंगे कि अगर कोई नई प्रोडक्ट्स क्रिएट करनी है तो एडवन के पास फीचर हो, वहीं से वो प्रोडक्ट्स वगैरह मैनेज कर ले या क्रिएट कर ले। लेकिन स्टिल मैं प्रोडक्ट को लेके कंफ्यूज हूँ, क्योंकि प्रोडक्ट इज समथिंग कि हमें इस पे ज्यादा एक्सटेंसिव चेंजेस करनी पड़ती हैं। लाइक इसका अवेलेबिलिटी क्या है, कितने स्टॉक में चीजें पड़ी हैं, उस स्टॉक को कम ज्यादा करना है। तो इसलिए मैं प्रोडक्ट्स को लेके कंफ्यूज हूँ कि इसको हम सीएमएस में रखेंगे नहीं। मोस्ट प्रोबेबली हम नहीं रखेंगे, क्योंकि इसमें प्रॉब्लम है। ऐसा भी कर सकते हैं हम सीएमएस को और अपने सर्वर को भी आपस में सिंक कर दें प्रोडक्ट्स के मामले में। मैनेजमेंट वहीं से हो, अगर कुछ चेंज हो रहा है तो हम अपनी डेटाबेस में उसका काउंट भी चेंज कर लेंगे, उसका कितना स्टॉक वगैरह रह गया। अब हम डेफिनेटली अपना यहाँ पे सर्वर भी बना रहे होंगे सीएमएस। अपना जो सर्वर है उस सर्वर में हम क्या काम कर रहे होंगे, उस सर्वर में हम डेफिनेटली जो हमारा कार्ट बन रहे हैं, ऐड टू कार्ट हो रहा है, उसमें ज्यादा फंक्शनैलिटी है ना, डिलीट करना, ऐड करना, सारी चीजें। कार्ड्स की फंक्शनैलिटी हम इसमें मैनेज कर रहे होंगे, अपने सर्वर की, मतलब अपनी एपीआईज बना के मैनेज कर रहे होंगे। फिर हम लॉगिन सिस्टम मैनेज कर रहे होंगे, लॉगिन साइन अप, वो भी हमारे सर्वर से चल रहा होगा। और मतलब एपीआईज हम लिख रहे होंगे वहां पे, अपनी कस्टम एपीआईज लिख रहे होंगे। और उसके अलावा प्रोडक्ट्स की मैनेजमेंट, लाइक उसकी स्टॉक वगैरह को डील करना, वो भी हम अपने सर्वर पे एपीआई लिखेंगे। डेफिनेटली अपने सर्वर पे लिखेंगे तो हमारे पास डेटाबेस होगी जो इस सारे डाटा को जो सर्वर ने चाहिए करना है वो कर रहा होगा मैनेज। अब ये इससे बात कर रही होगी, और हमारा सर्वर सीएमएस से भी बात कर सकता है, वो भी पॉसिबिलिटी है इन केस अगर प्रोडक्ट्स हम वहां से मैनेज कर रहे हैं और ये डेटाबेस इससे बात कर रही है। अब हमारा नेक्स्ट.जेएस का जो सर्वर है वो डायरेक्टली सीएमएस से भी बात कर रहा होगा ऐसे, और वो हमारे सर्वर से भी बात कर रहा होगा। सही हो गया। अच्छा, अब हमारा जो थर्ड पार्टी एपीआई, लाइक पेमेंट्स हमने मैनेज करनी है जब यूजर ने ऑर्डर वगैरह परचेज करना है, ऑर्डर की क्रिएशन वगैरह, उसके लिए हम थर्ड पार्टी एपीआई यूज करेंगे। थर्ड पार्टी एपीआईज, लाइक उसमें हमारे पास टाइप है और भी बहुत सारी एपीआईज हम यूज करते हैं। एक प्रोडक्ट में बहुत सारा सिस्टम, बहुत सारी डिफरेंट थर्ड पार्टी सॉफ्टवेयर इस्तेमाल होते हैं। जब हम एक सॉफ्टवेयर बनाते हैं, हम हर चीज का सोल्यूशन नहीं उसमें बनाते, उसमें बस वो सोल्यूशन बनाते हैं जो हमारा आइडिया है। बाकी की चीजें मैनेज करना मेरा आइडिया नहीं है। जस्ट लाइक हमारा आइडिया कि नया स्टोर लॉन्च करना है, भाई पेमेंट्स कैसे मैनेज करनी है ये मेरा प्रोजेक्ट नहीं है, क्योंकि पेमेंट का सॉफ्टवेयर इटसेल्फ एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है, एक बहुत बड़ा सॉफ्टवेयर है जिसमें पेमेंट्स को डील करना, बैंकिंग अकाउंट्स को मैनेज करना, और वो बहुत सारी चीजें, और उसकी सिक्योरिटी को मैनेज करना, वो सब कुछ डील करना भी एक हेक्टिक जॉब है। तो वो मेरा प्रोजेक्ट नहीं है। तो फिर हम क्या करते हैं, जो थर्ड पार्टी ऑलरेडी प्रोजेक्ट बना हुआ है, जो एपीआई बना के किसी ने दी हुई है, डेफिनेटली उसके बैकग्राउंड में ये दोनों चीजें ही चल रही होंगी। अगर किसी ने ये काम किया है अपने पास, अगर वो एज एन एपीआई हमें इंटरफेस दे रहा है, तो डेफिनेटली वो हमें, उसके पास भी ये वाला सिस्टम है चल रहा होगा। उसका भी अपना सिस्टम होगा, लेकिन वो सर्वर की एक्सेस हमारे पास डायरेक्टली नहीं होगी, वो अपनी, हम उसकी एपीआई का जो इंटरफेस हमें दे रहा है, हम उससे उसको डील कर रहे होंगे। और हम अब इस एपीआई को क्लाइंट साइड पे डायरेक्ट भी कॉल कर रहे होंगे, जैसे हमने डमी जेसन को कॉल किया ऐसे, और मोस्ट प्रोबेबली हम इस एपीआई को अपने सर्वर से भी बातचीत कर सकते हैं, ऐसे भी पॉसिबिलिटी है। तो थर्ड पार्टी एपीआईज को हम अपने सर्वर से भी थर्ड पार्टी एपीआई कॉल कर सकते हैं,
और क्लाइंट से भी डायरेक्टली कर सकते हैं। जैसे हमने डमी जेसन को या फेक स्टोर को डायरेक्टली अपने क्लाइंट से कॉल किए, तो वहां से भी कर सकते हैं और सर्वर से भी कर सकते हैं। तो दोनों ऑप्शन हमारे पास अवेलेबल है। कुछ एपीआई ऐसी होती हैं जो क्लाइंट पे हमें इजाजत नहीं देती ड्यू टू द सिक्योरिटी इश्यूज, लाइक जैसे पेमेंट की एपीआईज हैं, वो पेमेंट की एपीआईज को हम डायरेक्टली क्लाइंट पे नहीं कॉल कर सकते। वो कहते हैं कि आप अपना एक सर्वर बनाओ, उस सर्वर में आप मेरी एपीआईज यूज करो ताकि सिक्योरिटी और ज्यादा बड़ी हो जाए। एक तो कोई यूजर मेरे सर्वर को एक्सेस नहीं कर सकता, और फिर वो मेरे सर्वर को एक्सेस नहीं कर पा रहा, तो फिर उससे आगे जो मैं कोई थर्ड पार्टी एपीआई यूज कर रहा हूं, उनका सर्वर यूज कर रहा हूं, वो उसको भी एक्सेस नहीं कर पाएगा। तो सिक्योरिटी और, यानी कि अगर मैं थर्ड पार्टी एपीआई यूज करने के लिए इस फ्लो में जाता हूं ना कि यहां से कॉल करूं सर्वर की एपीआई और सर्वर से थर्ड पार्टी एपीआई, तो सिक्योरिटी मजीद इंक्रीज हो जाती है। अगर मैं डायरेक्टली करूं तो सिक्योरिटी एपीआई से सिक्योरिटी तो कंटेन हो रही है जो हमने सर्वर बनाया किसी का यूज कर रहे हैं, बट इससे कम है। बस 2 लेयर्स आ गई ना बीच में, मेरा क्लाइंट, मेरा सर्वर आगे किसी दूसरे सर्वर से बात कर रहा है, उसकी एपीआई को कॉल कर रहा है, वर्सेस मेरा क्लाइंट डायरेक्टली किसी सर्वर से बात कर रहा है उसकी एपीआई को। तो उसमें फिर सिक्योरिटी में डिफरेंस आ जाता है। लेकिन ओवरऑल जो मेरा सॉफ्टवेयर है वो इस तरह से चलता है कि अगर हम फुल पिक्चर देखें इसकी, तो हमारे पास हम अपना कस्टम एपीआई भी बनाते हैं, हम थर्ड पार्टी एपीआईज भी यूज कर रहे होंगे, लाइक स्ट्राइप है, और बहुत सारी ऐसी एपीआईज जो हम कंज्यूम करते हैं, जिनसे जैसे ईमेल सेंड करना है। अब ईमेल सेंड करने की भी एपीआईज हैं, जैसे मैसेज सेंड करना है फोन नंबर पे, इसकी भी एपीआईज हैं। वो सारी एपीआईज, देखो मैसेज सेंड करना ये मैं खुद से भी कर सकता हूं, लेकिन इससे क्या होगा, वो मेरा प्रोजेक्ट नहीं है। मैं बना रहा हूँ ई कॉमर्स एप्लीकेशन, मैं चाहता हूँ यूजर को मोबाइल पे नोटिफाई भी हो गए ऑर्डर आपको आया है। अब मैसेज सेंड करने वाला एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है, और उसको बनाने के लिए मुझे बहुत काम करना पड़ेगा, उसके बैकग्राउंड में जाना है कि मैसेज कैसे सेंड होते हैं। अब ये काम मैं खुद से अपने सर्वर पे करने लग जाऊं तो बहुत बड़ा हेक्टिक जॉब हो जाएगी मेरे लिए। फिर वहां पे मैं क्या करूंगा, मैं थर्ड पार्टी एपीआईज का इस्तेमाल करूंगा, जो जैसे ट्विलियो एक कंपनी है जो मैसेज सेंड करने के लिए सर्विस देती है, तो मैं उसकी एपीआई को यूज करूंगा। वो एपीआई मैं क्लाइंट पे भी यूज कर सकता हूं और सर्वर पे भी यूज कर सकता हूं, दोनों पास मेरे पास ऑप्शन है। तो समझ आ गई कि थर्ड पार्टी एपीआईज कब यूज करनी है, सीएमएस कब यूज करना है, और अपना कस्टम सर्वर कैसे कब बनाना है। तीनों बातें समझ आ रही हैं किसी को क्लैरिटी? तो इस पूरे सिस्टम को हम एक सॉफ्टवेयर बोलते हैं कि हमने एक ऐप बनाया है जो थर्ड पार्टी एपीआई से भी कनेक्टेड है और अपने सर्वर से भी कनेक्टेड है, एंड सो ऑन, बहुत सारी चीजें उसके अंदर हो रही हैं। सही है। अच्छा, अब उससे आगे हमने क्या करना है यहाँ पे, ये स्ट्रक्चर हमें, और इसमें ये भी चांसेस हैं कि हम अपने सर्वर से कोई एआई की सर्विस भी कनेक्ट कर दें। वो भी लेट्स सपोज अगर हमने एआई भी यूज करना है या थर्ड पार्टी यूज कर रही है आगे एआई, तो वो भी सिस्टम है। या अगर हमें अपने सर्वर पे लगाना है तो हम एआई की भी एज अ सेपरेट सर्विस बनाएंगे, और हमारा सर्वर उस एआई की सर्विस से भी बात कर रहा होगा। ये हमने शायद लास्ट टाइम भी डिस्कस किया था। जैसे हमने ये चेक करना हो कि सीएनआईसी एक्चुअल में यूजर ने सीएनआईसी अपलोड किया या नहीं, अगर किया है तो फिर स्टोरेज में सेव करना है। तो फिर क्या होगा कि हमारा सर्वर पहले एआई की सर्विस को यूज करेगा, उसका जो आंसर आएगा उसको फिर वो डेटाबेस में सेव करेगा, और इसमें डेफिनेटली अगर हमारे पास मीडिया है, ऑडियो वीडियो या इस तरह का डाटा है, उसके लिए हमने लास्ट टाइम जो डायग्राम ड्रा की थी कि हम स्टोरेज सर्विस भी यूज कर रहे होते हैं, तो वो भी हमारे पास एक ऑप्शन रहता है कि अगर हम यहाँ पे स्टोरेज सर्विस भी यूज कर रहे हैं, डेफिनेटली हमें हर प्रोजेक्ट में करनी पड़ती है वो भी स्टोरेज की सर्विस, तो वो भी फिर हमारे पास आइडिया होगा। तो हम हमारा सर्वर स्टोरेज सर्विस से भी बात कर रहा है, तो मोस्ट प्रोबेबली ये क्लाइंट भी डायरेक्टली स्टोरेज से बात कर सकता है और सर्वर भी कर सकता है। ये हमने लास्ट टाइम डिस्कस किया था, ये दोनों ऑप्शन की अवेलेबिलिटी रहती है। तो ये पूरा एक, इस पूरे सिस्टम को हम एक सॉफ्टवेयर बोल रहे हैं कि जो थर्ड पार्टी से भी कनेक्टेड है, जो स्टोरेज सर्विस से भी कनेक्टेड है, जो डेटाबेस से भी कनेक्टेड है, जो सीएमएस से भी कनेक्टेड है, और जो थर्ड पार्टी एपीआई से भी कनेक्टेड है। तो इस ओवरऑल पिक्चर को हम एक सॉफ्टवेयर बनाना बोलते हैं। लेकिन अभी के लिए अगर हम इसको अभी देख रहे हैं तो ये कम्प्लेक्स डायग्राम लग रही है, लेकिन जब हम 1 बाय 1 स्टेप चलते हैं तो हमें इजी लगती हैं चीजें, इतना मुश्किल नहीं होता। जैसे हमने थर्ड पार्टी एपीआई इंटीग्रेट करना सीख लिए, एपीआई की डॉक्यूमेंटेशन या पोस्टमैन मिल जाएगी या कोई वेबसाइट पे होगी, उसको हम कनेक्ट कर देंगे, कोई इतना एक्सेस वगैरह यूज करेंगे, इजी है ना।
कोई डिफिकल्ट टास्क नहीं है। इसी तरह आज हम CMS क्लियर कर लेंगे तो उसकी हमें अंडरस्टैंडिंग बिल्ड हो जाएगी। इसी तरह जब हम सर्वर वगैरह डेटाबेसेस बना लेंगे उसकी समझ आ जाएगी, स्टोरेज सर्विस यूज कर लेंगे उसकी बात समझ आ जाएगी। तो जब हम ये कलेक्टिवली सारी चीजें देख रहे हैं तो डिफिकल्ट लग रहा है, जब वन बाय वन एक एक कंसेप्ट को सीखते जाएंगे फिर हर प्रोजेक्ट में हर चीज नहीं यूज होगी ना। मोस्ट प्रोबेबली ऐसे प्रोजेक्ट भी होंगे जिसमें CMS नहीं लगाना, ऐसे भी होंगे जिसमें थर्ड पार्टी नहीं लगाना, ऐसे भी होंगे जिसमें हो सकता है बैकएंड ही ना लगाना पड़े। जैसे लाइक कैलकुलेटर ऐप बनानी है, उसमें तो कोई बैकएंड का, कोई डेटाबेस का, कोई स्टोरेज सर्विस का कोई ऐसा लेना देना ही नहीं है। बट इट डिपेंड्स ऑन दी रिक्वायरमेंट्स के हमारे पास कैसा काम है, उसकी बेस पे हम डिसाइड करते हैं कि कौन कौन सी सर्विसेज हमें इस्तेमाल करनी है। सही है। तो अभी हम क्या करेंगे, हम प्योरली फोकस होंगे CMS के ऊपर और अपने क्लाइंट को CMS से कनेक्ट करेंगे, वहां से डाटा वगैरह रिसीव करेंगे और बाकी चीजें वहां से लेके चलेंगे। सही है। और CMS कौन सा यूज करना है वो मैंने आपको यहाँ बताए। हम हेडलेस CMS को प्रेफर करेंगे, लेकिन स्टिल हम वर्डप्रेस, शॉपिफाई को भी इस्तेमाल कर सकते हैं, कोई इसमें बहुत ज़्यादा टेक्निकल काम नहीं है। और अगर मैं एक दो आपको करके दिखा दूं, बाकी आप इजीली खुद से भी कर सकते हैं, उनकी डॉक्यूमेंटेशन देख के, कोई इतना बड़ा मुश्किल काम नहीं है। तो अभी हम स्टार्ट करते हैं कंटेंटफुल से, फिर हम सैनिटी को ट्राई करेंगे कि वो क्या कर रहा है।